स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। लुसेंट की किताब हमारी चल रही थी और भारत का भूगोल इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। भारत की नदियों का पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। आज हम भारत की नदियों का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। ये भारत की नदियों के मैप है, आप देख सकते हैं। मैप के साथ में हम नदियां कर रहे थे और आज भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी मैप की तो मैप पर भी नदियों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, जिसके अंदर 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम होता है, यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली और विष्णु गंगा का संगम है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। यानी कि जो आपके अलकनंदा धौली ये विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है और विष्णु प्रयाग की हमने बात कर ली। उसके बाद में अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम है उसे ही कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा में माहसिर नामक की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग कहते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी का नाम है वो गंगा देव प्रयाग यानी अलकनंदा और भागीरथी का संगम। इन दोनों नदियों का संगम ही देव प्रयाग कहलाता है। ये चारों प्रयाग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनमें से एक आधा प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी की बात अगर हम मैप में करें तो गंगा नदी ये रही। इसका उद्गम बताया था कि उद्गम होता है गंगा नदी का हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बंटती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक है बराक नदी, जिसका उद्गम होता है मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी से। स्टूडेंट्स इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है और समझाने वाली चीजें कम है, तो आप वीडियो को अच्छे से 3-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चेमयुंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। स्टूडेंट्स ये नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करिए। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, कामेंग, लोहित, सबन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रेदाक, पगल दिया और कोपिली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। इस संधि के अनुसार 20% जल ही उपयोग में लिया जा सकता है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम का। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उसके बाद में वंशधारा नदी की बात करें तो ये ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा में विस्तृत है। बराक नदी है वो मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। ये एक पहाड़ है जहां से इसका उद्गम होता है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई इसकी सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में इस नदी को सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। यह काफी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। स्टूडेंट्स ये क्रम आप अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं वेगाई ये उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। तो पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। पोलावरम नहर द्वारा ये कृष्णा नदी तक इसमें जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है जो किसानों के लिए काफी लाभकारी है। उसके अलावा नदियों की लास्ट लाइन में यह है कि गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका नाम है मांडवी एवं जुआरी। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका नदियों का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।